हेलो नमस्कार। आज के लेक्चर में हम समझेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के बारे में। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपका क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके कॉजेस के बारे में जानेंगे, क्या इसका रीजन होता है, किस कारण से आपको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपके साइन एंड सिम्टम के बारे में, आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। फिर हम यहाँ पर जानने वाले हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या क्या आप इसको डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कैसे कर सकते हो। फिर देखेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में एंड फाइनली हम बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। चलिए तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट। राइट। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस इज a medical condition characterized by decrease in blood carbon dioxide level leading to an increase in the blood pH, making more alkaline. This occurs when there is excessive loss of CO2 due to hyperventilation. मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपकी एक कंडीशन होती है जिसमें आपका डिक्रीज इन द ब्लड, आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपका ब्लड के अंदर कम हो जाता है। किस रीजन से हो सकता है? इंक्रीज इन द ब्लड पीएच। इसकी वजह से आपके ब्लड का जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाता है, मेकिंग मोर एल्कलाइन। जो आपका ब्लड है वो कैसा मोर एल्कलाइन हो जाता है। हमने देखा यदि पीएच आपका 7.45 के अबव जा रहा है तो वो आपका एल्कलाइन इन नेचर में आता है, और पीएच आपका 7 पॉइंट यदि 35 के बिलो है, 7.5 लेस देन है, इससे नीचे है, तो वो आपका एसिडिक इन नेचर में आ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर? कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लेवल आपके ब्लड में डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से टू लीडिंग इंक्रीज, इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपके ब्लड का पीएच इंक्रीज हो रहा है, आपके ब्लड का पीएच मोर एल्कलाइन हो रहा है। ये किस रीजन की वजह से हो रहा है? ड्यू टू this occur when there is an excessive loss of CO2 due to हाइपोवेंटिलेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव लॉस हो रही है, किससे? आपका जो ब्लड है उससे। राइट। किस रीजन की वजह से हो सकता है बेटा? आपको हाइपर वेंटिलेशन के रीजन की वजह से आपका हो सकता है ना, ड्यू टू CO2, ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइपर वेंटिलेशन। राइट। इंट्रोडक्शन समझ आया? कैन आई रिपीट अगेन? ओके शुड। सो यहाँ पर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है। इट इज मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन द ब्लड। इसमें क्या होता है? डिक्रीज इन द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके ब्लड में डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, लीडिंग टू एन इंक्रीज ब्लड पीएच। अब इसकी वजह से क्या होता है? आपके ब्लड का पीएच वो ज्यादा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ तो ब्लड का पीएच इंक्रीज हो जाना। ब्लड का पीएच इंक्रीज होना मोर देन 7.45 हुआ, मीन्स एल्कलाइन इन नेचर का आपका हो गया। दिस ऑक्यूर when there is excessive loss of carbon dioxide due to hyperventilation। excessive loss होना कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी वजह से आपको होता है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। राइट। तो आई होप इतना समझ आया होगा। अभी हम देखेंगे कॉजेस, किस रीजन की वजह से आपको रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हो सकता है। तो फर्स्ट आपका रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कैन बी ट्रिगर बाय द सेवरल फैक्टर। इसमें अलग अलग आपके फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं, वेरियस रीजन, डिफरेंट कारण की वजह से यहाँ पर हो सकता है। फर्स्ट पहला आपका आ जाएगा हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन ऑफन ड्यू टू एंजाइटी, पैनिक अटैक, फीवर, पेन और फेयर। हाइपर वेंटिलेशन आपको जल्दी जल्दी आपको ब्रीथ लेना, ब्रीथिंग में आपको एक्सेसिव होना। राइट। तो ये किस रीजन की वजह से हो सकता है? फर्स्ट वन एंजाइटी की वजह से हो सकता है, आपको घबराहट की वजह से हो सकता है ना, पैनिक अटैक, आप एकदम घबरा गए हो, एकदम पैनिक अटैक आ गया हो ना, और एकदम शॉक में आ गए हो, उसकी वजह से हो सकता है। फीवर की वजह से हो सकता है और फेयर की वजह से। राइट। तो ये इसके रीजन है यहाँ पर क्या क्या है बेटा? एंजाइटी, पैनिक अटैक, फीवर, पेन और फेयर, इस रीजन की वजह से आपको हो सकता है। देन वी आर टॉक अबाउट हाइपोजेमिया। हाइपोजेमिया क्या होता है? कॉज बाय हाई एल्टीट्यूड लंग डिसीज और एनीमिया। राइट। किस रीजन की वजह से आपको हो रहा है? कॉज बाय हाई एल्टीट्यूड और लंग डिसीज और एनीमिया। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से, लंग डिसीज होने की वजह से और एनीमिया होने की वजह से आपके टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होना, ये हो सकता है। राइट। आया समझ?
अभी हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अब राइट, सीएनएस का जो आपका सिस्टम, उसमें कौन कौन से आपके डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकते हैं। तो फर्स्ट आ सकता है आपका स्ट्रोक हो गया, आपको क्या हो सकता है, फर्स्ट आपका स्ट्रोक हो गया, देन आपका हो गया मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस हो सकता है, राइट, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस और ब्रेन इंजुरी भी आपको हो सकती है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका यदि डैमेज हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये चला जाता है ना, एक्सेसिव हो गया इसका, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, और एंसेफलाइटिस की रीजन की वजह से भी आपको हो सकता है। चलिए, तो अभी हम देखने वाले हैं ड्रग, कुछ ड्रग आती है जिसकी वजह से भी आपको एल्कलोसिस कॉज हो सकता है, जैसे कि सैलिसाइलेट, ओवरडोज और एक्सेसिव यूज ऑफ स्टिमुलेंट। सैलिसाइलेट का ओवरडोज हो गया, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, और एक्सेसिव यूज ऑफ स्टिमुलेंट, जो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, ऐसी ड्रग का आपने एक्सेसिव यूज किया हो, उसकी वजह से भी, मूड स्टेबलाइजर वगैरह की वजह से भी आपका हो सकता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से भी हो सकता है, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ वेंटिलेटर कैन लीड टू हाई ओवर ब्रीथिंग। आपका जो वेंटिलेटर है उसकी सेटिंग इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से आपका CO2 का लॉस हो रहा है, उस रीजन की वजह से भी आपको हो सकता है। तो वेंटिलेटर का आपको CO2 वगैरह है ना, टाइडल वॉल्यूम, आई पैप, ई पैप, ये सारी चीजें आपको सेट करना होता है प्रॉपर तरीके से, राइट। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, उसको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जब पेशेंट को आपके रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा उस टाइम पर। तो आपका सिस्टम इंक्लूड हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कैन वेरी बट कॉमनली इंक्लूड, अलग अलग आपके सिम्टम एज पर कंडीशन, पेशेंट के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सिम्टम मिल सकते हैं, पर कुछ कॉमन सिम्टम है जो पेशेंट में अक्सर होते हैं, जैसा कि न्यूरोलॉजिकल में हम देखेंगे, लाइट हेडनेस, राइट, फर्स्ट वन आपका आ जाएगा न्यूरोलॉजिकल में, ब्रेन से रिलेटेड, लाइट हेडनेस होगा, डिजीनेस होगा, हेडेक होगा और सीजर, डिजीनेस, हेडेक और सीजर। फिर मस्कुलर में क्या क्या होगा आपको, टिटेनी होगा, आपको मसल्स क्रैम्प्स होगी, पेरिस्थेसिया मीन्स टिंगलिंग सेंसेशन, राइट, पेरिस्थेसिया टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, सुनपन, ये भी आपको हो सकता है। फिर कार्डियक में क्या होगा, पाल्पिटेशन, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, अरिथमिया भी आपको हो सकता है, जल्दी जल्दी आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाना, एकदम से घबराहट होना, ये भी आपको हो सकता है। रेस्पिरेटरी में क्या आ जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना और चेस्ट टाइटनेस होना, राइट। फिर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हम इसका क्या क्या करेंगे, ये भी आपका अलग अलग आपका हो सकता है एज पर पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की आपकी क्या कंडीशन है, क्या उसको सिम्टम है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और जो कॉमन होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन आप देखोगे यहाँ पर आर्टेरियल ब्लड गैस मीन्स एबीसी एनालिसिस, सोइंग, अब इसमें क्या रहेगा आपको, सोइंग एलिवेटेड पीएच more than 7.45 and decrease PaCO2 means partial carbon dioxide less than 35 mmHg, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका एलिवेटेड मिलेगा आपको पीएच लेवल कितना, 7 पॉइंट ग्रेटर देन आपका आएगा 7.45, कितना ग्रेटर देन 7.45, और डिक्रीज PCO2 लेवल मतलब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो डिक्रीज आएगा, कितना डिक्रीज आएगा बेटा आपका, लेस देन 35 mmHg हो आया समझ। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट लेवल के बारे में। दूसरा हम कौन सा टेस्ट करा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट हम यहाँ पर करा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में आ जाएगा आपका में शो डिक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, इसमें क्या होगा आपका डिक्रीज लेवल होगा पोटेशियम का और कैल्शियम का, राइट। चलिए, और दूसरा सिम्टम क्या होगा, क्लिनिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें आप क्या क्या आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉजेस सच एज एंजाइटी, फीवर और सीएनएस डिसऑर्डर। आपको इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्रिकल एक्सरे में आपको क्या क्या देखना है, पेशेंट को एंजाइटी तो नहीं है, फीवर तो नहीं है ना, ये सारी चीजें आपको, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर भी आपको चेक करना है। अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, मेडिकल मैनेजमेंट आपका क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं।
तो मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस फोकसिंग फोकसेस ऑन एड्रेसिंग अंडरलाइंग कॉजेस। मेडिकल मैनेजमेंट इसका अंडरलाइंग कॉजेस हो गया, आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, उसको आप ट्रीट कर सकते हो। और जैसे कि आपका मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट में आप यहाँ पर करोगे अंडरलाइंग जो आपका कॉज है आपको उसको ट्रीट करना है और आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि आपका ट्रीटिंग अंडरलाइंग कंडीशन सच एज एंजाइटी यूजिंग एंजियोलाइटिक मेडिसिन आप दे सकते हो। यदि आप पेशेंट को आपके एंजाइटी है तो यूजिंग एंजियोलाइटिक ड्रग, फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे सकते हो, पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हो, एनाल्जेसिक भी आप पेशेंट को दे सकते हो, राइट, ट्रामाडोल वगैरह वट एवर एज पर कंडीशन के हिसाब से आप देख सकते हो। हाइपोक्सिमिया के लिए आप ऑक्सीजन थेरेपी को मेंटेन कर सकते हो। तो आपको किस किस चीज़ पर मेन फोकस करना है, एंजियोलाइटिक है ना, एंटी एंजाइटी आपको ड्रग देना है और आपको एंटीपायरेटिक देना है फीवर को मेंटेन करने के लिए, दूसरा थर्ड देना है पेन मैनेजमेंट के लिए और ऑक्सीजन थेरेपी, राइट। तो इस चीज़ पे आपको मेन फोकस आपका होना चाहिए। पेशेंट को आपको ऑक्सीजन पुट करना है, पेशेंट को फीवर है तो आपको पैरासीटामोल देना है, दर्द है तो आपको पेन किलर देना है और एंजाइटी है तो आप उससे एंटी डिप्रेसेंट ओ सॉरी एंजियोलाइटिक मेडिसिन दे सकते हो जिससे कि उसकी एंजाइटी कम हो रिलैक्स करने के लिए। चलिए तो अभी हम दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ब्रीथिंग टेक्निक। एनकरेजिंग स्लोअर स्लोअर ब्रीथिंग यूजिंग टेक्निक्स लाइक rebreathing into paper bag or to increase CO2। आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको टेक्निक के बारे में बताना है, एनकरेज करना है आपको स्लो ब्रीथिंग के लिए और आपको टेक्निक यूज करना है रीब्रीथिंग वाली, जिससे कि आपका CO2 का लेवल जो है वो थोड़ा सा बॉडी के अंदर आपका इंक्रीज हो, बॉडी के अंदर से आपका CO2 का लॉस कम हो, राइट। अभी हम देखेंगे दूसरा आ जाएगा एडजस्टिंग वेंटिलेटर सेटिंग। आपका वेंटिलेटर का सेटिंग में प्रॉब्लम थी तो आप वेंटिलेटर का सेटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आप वेंटिलेटर का सेटिंग भी मैनेज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो एज पर पेशेंट को रिक्वायरमेंट। नाउ टॉक अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूड, इसमें आ जाएगा आपका मॉनिटर एंड असेसमेंट। फर्स्ट आपको असेसमेंट करना है, वाइटल साइंस हो गया, एबीसी हो गया, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट लेवल हो गया और आपको मॉनिटर करना है टोटल वाइटल साइन, रेस्पिरेटरी रेट हो गया है ना, ब्रीथिंग आपका पैटर्न हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में, पल्स ऑक्सीमीट्री भी आपको, रेस्पिरेशन रेट भी चेक करना है, SpO2, राइट। पेशेंट एजुकेशन, टीचिंग पेशेंट अबाउट ब्रीथिंग टेक्निक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग काम। पेशेंट को आपको अबाउट ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में आपको उसको एजुकेशन देना है, प्रॉपर तरीके से उसको पोजीशन प्रोवाइड कराना है और पेशेंट को काम और रिलैक्स रहने के लिए बोलना है। पेशेंट को बोलना है ज़्यादा आपको बेचैनी नहीं होना है, घबराना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर के लेट रहिए, जिससे कि उसका चेस्ट का ब्रीथिंग भी उसका नॉर्मल हो जाएगा, राइट। फिर हम देखेंगे सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में आ जाएगा आपका इमोशनल सपोर्ट एंड री assurance especially of patient experiencing anxiety और पैनिक अटैक। सपोर्टिव केयर में क्या आ जाएगा, इमोशनल सपोर्ट आप पेशेंट को प्रोवाइड करोगे, इमोशनल सपोर्ट एंड reassurance especially for patient experiencing anxiety और पैनिक अटैक। पैनिक अटैक और एंजाइटी वाले पेशेंट को भी आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड आपको करना है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, administrating prescribed medication and monitoring। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को आपको एडमिनिस्टर करना है और मॉनिटर करना है, ओके। साइड इफेक्ट, उनके जो भी साइड इफेक्ट है उसको। सेफ्टी मेजर, दूसरा आ जाएगा सेफ्टी मेजर इम्प्लीमेंटिंग फॉल प्रिकॉशन फॉर पेशेंट एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस और डिजीनेस ऑफ लाइट हेडनेस ना। इन समरी अभी आप इस सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो सेफ्टी मेजर में, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग फॉल प्रिकॉशन वगैरह तो पेशेंट को हम नहीं है वो सारी चीज़ें, पेशेंट एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस और लाइट
हेडनेस, पेशेंट को लाइट हेडनेस तो नहीं है, डिजीनेस वगैरह तो नहीं है, चक्कर तो नहीं आ रहा है, घबराहट तो नहीं हो रही है ना, बेचैनी तो नहीं है, वो सारी चीजें भी आपको चेक करना है। In summary, respiratory alkalosis is a condition characterized by CO2 level, decreased CO2 level to hyperventilation. It requires careful diagnostic through ABG analysis and through clinical evaluation. Treatment and nursing management focus addressing underlying cause and providing supportive care to restore normal respiratory function and blood pH level. ओवरऑल यदि बात की जाए तो आपका एल्किलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस क्या होता है, आपका एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आपका CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन होने की वजह से एक्सेसिव आपका CO2 बॉडी से एक्सीडेट आउट होता है और आपकी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एबीजी एनालिसिस करा सकते हो जिसमें आप एवेल्युएट कर सकते हो, आप आर्टेरियल ब्लड गैस को, CO2 का लेवल कर सकते हो, सोडियम पोटेशियम आप मेजर कर सकते हो। देन आप सपोर्टिव पेशेंट को अंडरलाइंग जो कॉजेस है उसको ट्रीट कर सकते हो, आप उसको मेन कॉजेस को, रूट कॉज को। देन आप सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव केयर भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। ओवरऑल आपको नॉर्मल रेस्पिरेटरी पीएच के बैलेंस को मेंटेन करना है, राइट, ये आपका फाइनल गोल होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।